अगर आपने आज की वीडियो देख ली तो इसका मतलब है आपने मैथ्स में बोर्ड्स में अपने 5 नंबर पक्के कर लिए हैं। आपको रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं, इर्रेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याएं ठीक से समझ में नहीं आती, तो वो भी डाउट आपका आज की वीडियो में क्लियर होने वाला है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आर्यन सक्सेना और आप देख रहे हैं वेदारा एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपने मैथ्स के पहले चैप्टर रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याओं को, जिससे हमारे एग्जाम्स में 5 नंबर का आता है और वो 5 नंबर मैं आपके आज की वीडियो में पूरे कराने वाला हूँ। तो बिना देरी की चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और देखते हैं आज क्या पढ़ने वाले हम। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याओं की डेफिनेशन बता दे रहा हूं, जिसको आप नोट डाउन ना करें तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। वे संख्याएं जो परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याओं के समूह कहलाती हैं, यानी वे संख्याएं जो परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याओं के समूह से मिलकर बनती हैं, उन्हें हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन की आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी जो अब देखिए, इस चैप्टर में नंबर्स की ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए, तो सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम की कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हैं वो आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, वो आप बड़े ही आसानी से समझ जाएंगे। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स, जिन्हें बोलते हैं प्राकृत या फिर प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन कुछ नहीं है, आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं। वे संख्याएं जो एक से शुरू होती हैं, जो एक से स्टार्ट होती है, उन्हें क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर से 1 2 3 4 5 डॉट डॉट ऐसे ही आगे। ठीक है, इसकी कोई ऐसी डेफिनेशन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, और आप ना लिखें तो ठीक है, क्योंकि आपको आज की वीडियो में जो भी कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाने जा रहा हूँ या आगे हमारी जो भी वीडियो आने वाली है, उनके नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो जरूर से आप यहाँ से उसे ज्वाइन कर लें। अब नंबर 2, होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। अब देखिए, इसकी परिभाषा और इसकी पहचान बहुत सरल है। प्राकृतिक संख्या के साथ जीरो जोड़ने पर या उससे आगे जीरो आने पर, या फिर वे संख्याएं जो जीरो से, शून्य से प्रारंभ होती हैं, जीरो से स्टार्ट होती हैं, उन्हें हम होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्या कहते हैं। एग्जांपल देखिए, जैसे अब मैंने क्या था, प्राकृतिक संख्या क्या बताई थी आपको भी, नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5, और अभी मैंने आपको होल नंबर्स की डेफिनेशन क्या बताई कि इनके प्रारंभ में जीरो लगाने पर या फिर वे संख्याएं जो जीरो से स्टार्ट होती हैं वो हमारी पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स कहलाती हैं। हो गया, एग्जांपल देख लीजिए आप, 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 ऐसे आगे और संख्या आने वाली है। अब चलते हैं अपनी तीसरी संख्या पर। अब देखिए, तीसरी इंपोर्टेंट डेफिनेशन क्या है? इंटीजर, पूर्णांक। वे संख्याएं जिनमें प्लस और माइनस यानी धनात्मक और ऋणात्मक सभी तरह की संख्याएं नंबर्स आते हैं, उन्हें हम पूर्णांक कहते हैं, और उनमें जीरो भी आता है। 0 +1 +2 +3 डॉट डॉट डॉट, इस तरफ -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, नंबर 4 पर हमारी रेशनल नंबर, अपर में संख्या। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान से देखनी है। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, वे संख्याएं जिन्हें हम, मैं लिख दे रहा हूं, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परमेय संख्याएं कहलाती हैं। देखिए, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इंग्लिश में डेफिनेशन देखिए, नंबर्स वी कैन राइट इन फॉर्म ऑफ P/Q कॉल्ड रेशनल नंबर्स। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, ठीक है, रेशनल नंबर्स। अब इसके एग्जांपल क्या है? जैसे 3/4 P/Q, जिसमें नंबरेटर और डिनोमिनेटर दोनों हो, यानी अंश भी हो और हर भी हो, उन संख्याओं को हम परमेय संख्या यानी रेशनल नंबर्स कहते हैं। 3/4, ठीक है, -2
क्या -2 एक रेशनल नंबर परमेय संख्या है, क्योंकि देखो ये तो हमारा नंबरेटर यानी अंश है, लेकिन इसके अपॉन में हम एक लिख सकते हैं जो कि हमारा डिनोमिनेटर यानी हर के रूप में कार्य करेगा। 3.2 क्या ये रेशनल नंबर है, क्योंकि जब हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 के आगे 0 ले जाएगा, यानी 32/10 ये भी हमारा रेशनल नंबर है। अब देखिए इसमें कुछ और भी एग्जांपल्स हैं जिनमें बच्चों को ज्यादा कंफ्यूजन होती है, उसे मैं अलग पेज में समझाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आप इर्रेशनल नंबर्स यानी अपरम्य संख्या की परिभाषा देखो। ठीक है, अब देखिए जो कि इर्रेशनल नंबर्स हमारी अपरम्य संख्या की जो डेफिनेशन है वो परम्य संख्या यानी रेशनल नंबर की संख्या की बिल्कुल अपोजिट है। उसकी डेफिनेशन क्या थी? वे संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम परम्य संख्या कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसकी क्या होगी? वे संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उन्हें हम अपरम्य संख्या कहते हैं। ठीक है, वे संख्याएं जिन्हें हम p बटे q, एक सेकंड थोड़ा पता कर लूंगा पॉइंट के रूप में लिख नहीं सकते हैं। मेरी राइटिंग थोड़ी गड़बड़ है तो प्लीज एडजस्ट कर लेना। इंग्लिश में देखिए, द नंबर्स वी कैन नॉट राइट इन फॉर्म ऑफ p/q। ठीक है, एग्जाम्पल्स, अब इसके एग्जाम्पल्स देखिए। अगर कोई नंबर स्क्वायर रूट में लिखा हुआ है लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 5, अगर कोई संख्या अनरूट में लिखी हुई है लेकिन वो पूर्ण वर्ग नहीं है यानी किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, तो वो हमारी अपरमेय संख्या कहलाएगी। जैसे कि रूट में 7 हो गया, रूट में 8, ठीक है 8 छोड़िए हम 11 लेते हैं। ठीक है, रूट में 13 हो गया, ये हमारे सब अपरमेय संख्या होंगी। देखिए इसके भी कुछ और एग्जांपल्स हैं पॉइंट वाले, जिनसे पहले मैं आपको दो डेफिनेशन समझाऊंगा तब आपके ठीक से समझ आएंगे, तो मैं उनको अभी यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, उनको हम अभी लिखेंगे। ठीक है, अब मैंने आपको परमेय संख्या बता दी, अपरमेय, तो सबसे पहले हम वही उन दोनों डेफिनेशन को देखते हैं। ठीक है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। देखिए वो दोनों डेफिनेशन क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, शांत दशमलव। ठीक है, वे संख्याएं जिनमें दशमलव के बाद संख्या कुछ अंकों के बाद जाकर रुक जाती है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, आप एग्जांपल समझाएंगे। जैसे मैं हम यहाँ पे लिखते हैं 5.25। ठीक है, अब यहाँ पर पॉइंट के बाद दो संख्या आई, ठीक है, दो नंबर्स आए, लेकिन यहाँ पर आकर ये रुक गए, इसके आगे कोई नंबर नहीं आने वाला है, यानी ये एक शांत दशमलव है। ठीक है, शांत दशमलव। जैसे हम यहाँ पर लिख दें कि 2.942, अब यहाँ पर 2.94 के 2 के बाद जाकर संख्या रुक गई, पॉइंट के बाद हमारे 3 नंबर्स आए, 3 संख्याएं आई, उनके बाद 3 अंक आने के बाद में रुक गई, तो ये भी हमारा शांत दशमलव है। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, वे संख्याएं जिनमें दशमलव के बाद संख्या आती रहती हैं और उनका कोई अंत नहीं होता है, वे हमारी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स यानी अशांत दशमलव कहलाती हैं। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल लिख दूं 7.3333 डॉट डॉट डॉट, आपने ऐसे नंबर से देखे होंगे, तो ये हमारे अशांत दशमलव कहलाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स यानी अशांत, एक सेकेंड, अशांत दशमलव। ठीक है, अब अशांत दशमलव होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखिए एक तो जिनमें आपने देखो कई बार पॉइंट के बाद संख्या में बार लगा होता है, वो कौन से होते हैं? जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं 7.3 वाले लेते हैं, ठीक है, 3333 डॉट डॉट। ठीक है, अब इनमें एक संख्या ये किसी एक नंबर या फिर किसी एक अंक का रिपीटेशन यानी बार बार आना होता है, बार बार पुनरावृत्ति होती है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसलिए कि 7 पॉइंट, यहाँ रहने दीजिए, यहाँ देखिए 7.3। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 ही ऐसी संख्या है जो जिसका रिपीटेशन यानी जो बार बार आ रही है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम बार लगा देंगे,
तो एक ऐसी होगी जिनमें किसी एक संख्या, किसी एक अंक, किसी एक नंबर, या फिर किसी एक ग्रुप ऑफ नंबर का, या किसी एक ग्रुप ऑफ नंबर का किसी अंकों के समूह की पुनरावृत्ति, रिपीटेशन बार बार होता है, उसे हम एक पार्ट बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं 2.432 और डॉट डॉट डॉट। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो 2 पॉइंट, अब देखिए 432 ये एक नंबर्स का ग्रुप है जिसका रिपीटेशन बार बार हो रही है। तो हम 432 इन तीनों अंक के ऊपर, इन तीनों नंबर्स के ऊपर में हम बार लगाएंगे। ठीक है, एक तो इस तरह के अशांत दशमलव हो गए, एक होते हैं जिनमें रिपीटेशन अलग अलग होता ही नहीं है, अलग अलग नंबर्स आते हैं। जैसे हमारा पाई, पाई की वैल्यू कहते हैं 3.14321 डॉट करके, यानी इनमें अंकों का रिपीटेशन नहीं हो रहा। या फिर एक और एग्जांपल देखो कि 7.92014218, इसमें भी नंबर्स का रिपीटेशन नहीं हो रहा है। तो ये हमारे दो तरह के अशांत दशमलव होते हैं। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? देखिए, जो संख्याएं जिनमें पॉइंट के बाद में अंकों का बार बार रिपीटेशन होता है, वे हमारे परमेय संख्या होती हैं। ठीक है, याद रखना, परमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। और जिनमें रिपीटेशन पॉइंट के बाद नंबर्स का नहीं होता, यानी हर बार एक नया नंबर आता है, या फिर रिपीटेशन या किसी ग्रुप या अंकों का नहीं बन रहा है, तो उसे हम अपरमेय संख्या बोलते हैं। अपरमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बच्चे उसमें बहुत गलती करते हैं। ठीक है, पहले हम अपने पेज पे चलते हैं। अब यहां पर पहले रेशनल नंबर्स के एग्जांपल देखो। यहां पर और एग्जांपल हम क्या बढ़ा सकते हैं कि 7.343434 डॉट डॉट डॉट, इसमें 7 पॉइंट के बाद में 34 का रिपीटेशन हो रहा है, यानी 3 और 4 बार बार आ रहे हैं, तो इसके ऊपर हम 12 लगा देंगे। तो ये हमारी परमेय संख्या होगी। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। एक तो ये हो गई, और एक कौन सी होगी? जो शांत दशमलव होते हैं, जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की। जितने भी हमारे शांत दशमलव होंगे वे सभी हमारे परमेय संख्या है, रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लाई देखिए कि 8.25, यहाँ पे पॉइंट के बाद दो अंक आए, उसके बाद में संख्या रुक गई, तो ये भी हमारी परमेय संख्या होगी। ठीक है, अब अपरमेय संख्या देखते हैं कौन से एग्जांपल बढ़ाने हैं उसमें। अब देखिए इरेशनल नंबर्स में हमें कौन से एग्जांपल बढ़ाने हैं। 7.14231 डॉट डॉट डॉट, इसमें किसी नंबर या किसी ग्रुप ऑफ नंबर्स का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, यानी ये हमारी इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए एक आपको इंपोर्टेंट नोट और बताता हूं मैं। अगर एग्जाम में पूछें कि क्या पाई एक रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर, तो आप क्या लगाओगे? देखिए पाई से मतलब यहाँ पे पाई की वैल्यू का, पाई की वैल्यू क्या है हमारी 3.14, उसके बाद में डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ना तो किसी नंबर का रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है, ना ही किसी ग्रुप ऑफ नंबर्स का रिपीटेशन यानी बार बार आ रहा है, और सब नंबर अलग अलग हैं, और ये संख्या अनंत तक जा रही है, यानी ये हमारा एक इरेशनल नंबर्स होगा। ठीक है, इरेशनल नंबर। अगर अब वहीं पर बात करें कि आपसे एग्जाम में पूछें कि 22/7 यानी 22/7 जो कि पाई की ही वैल्यू है, क्या ये रेशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर? तो आपको क्या करना है? तो यहां पर आपको लगाना है कि ये एक रेशनल नंबर है, क्योंकि ये अभी पी वाई क्यू की फॉर्म में, जो क्योंकि अभी ये पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है कि अगर 22/7 पूछें तो रेशनल नंबर, और पाई की वैल्यू पूछें या फिर पाई की वैल्यू दी हो, ठीक है, इन दोनों में से कुछ भी हो, ये दोनों दी हो तो इरेशनल नंबर्स। ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट नोट है जो आपको ध्यान रखना है। अब आपके ठीक से इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन पर। प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो या तो स्वयं से विभाजित होती हैं या फिर एक से विभाजित होती हैं।
या फिर ऐसी संख्याएं जो केवल दो अंकों से विभाजित होती हैं। ठीक है, ऐसी संख्याएं जो केवल दो ही नंबर से डिवाइड होती हैं वो हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, प्राइम नंबर्स। जैसे कि एग्जांपल देखो, पहले हम परिभाषा लिख लेते हैं। वे संख्याएं जो केवल दो संख्याओं से विभाजित होती हैं। ठीक है, आपको इंग्लिश में डेफिनेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको ये सिर्फ डेफिनेशन है बस समझनी है, ये आपको एग्जाम में लिखने को नहीं आएंगी। ठीक है, तो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे सोच रहे होंगे सर तो सिर्फ हिंदी में लिखवा रहे हैं, भैया हिंदी में लिखवा रहे हैं। तो आपका भाई आपको वही चीज पढ़ा रहा है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बस भरोसा करके बस 2 महीने के लिए मेरी बात मान लो, उसके बाद आप चाहें तो चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको मैथ में मजा ना आने लगे तो। अब एग्जाम्पल देखो इसके, एग्जाम्पल्स क्या है, एग्जाम्पल्स लेते हैं हम, एक सेकेंड। जैसे कि ये बताओ, टू, क्या टू एक प्राइम नंबर है? अब देखिए कैसे पता करेंगे। टू वन से डिवाइड होता है, होता है। टू टू से डिवाइड होता है, होता है। अब टू से आगे आने वाली संख्या जितनी भी होंगी उससे बड़ी होंगी तो उनसे तो डिवाइड नहीं होगा, उनसे विभाजित नहीं होगा। तो जो टू था हमारा टोटल कितने नंबर से डिवाइड हुआ, कितने नंबर अंकों से विभाजित हुआ? तो दो से डिवाइड हुआ। तो ये क्या हमारा प्राइम नंबर है? तो ये हमारा प्राइम नंबर है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखिए। सेवन, सेवन देखिए, वन से डिवाइड होता है, होता है। सेवन टू से डिवाइड होता है, नहीं होता है। सेवन थ्री से डिवाइड होता है, नहीं होता है। फोर से विभाजित होता है, नहीं होता। फाइव से होता है, नहीं होता। सिक्स से होता है, नहीं होता। सेवन से होता है, होता है। अब आगे आने वाली संख्या से वैसे ही डिवाइड नहीं होगा। तो टोटल ये कितने संख्याओं से विभाजित हुआ, टोटल कितने नंबर से डिवाइड हुआ? दो से। तो ये हमारा क्या हुआ? प्राइम नंबर। अब यहां पर जो मैंने एक पहले डेफिनेशन बोली थी वो दोबारा सुनो। ऐसी संख्याएं, ऐसे नंबर्स जो या तो स्वयं खुद से ही डिवाइड होते हैं या फिर वन से डिवाइड होते हैं। वन से तो सारी संख्याएं नंबर से डिवाइड होते हैं, ये आपको पता होगा, नहीं पता तो सुन लो आज। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन पर जो कि प्राइम नंबर का बिल्कुल उल्टा है। कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्याएं। अब ये प्राइम नंबर का बिल्कुल अपोजिट है। देखिए, वे संख्याएं जो दो से अधिक संख्याओं से विभाजित या डिवाइड होती है। ठीक है, आपको अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन क्या बताई थी? जो संख्या केवल दो संख्याओं से ही विभाजित या डिवाइड होती है। लेकिन जो कंपोजिट नंबर यानी हमारे जो भाज्य संख्या होंगी वो दो से अधिक संख्याओं से डिवाइड होंगी। एग्जांपल देखो, जैसे कि फोर, फोर वन से डिवाइड होता है, होता है। टू से डिवाइड होता है, होता है। थ्री से डिवाइड होता है, नहीं होता। फोर से डिवाइड होता है, होता है। तो टोटल ये कितने संख्याओं से डिवाइड हुआ? तीन से, तीन से डिवाइड हुआ। तो ये कौन सा नंबर है? ये हमारा कंपोजिट नंबर है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए। अगला एग्जांपल लेते हैं हम, 12, जो कि बहुत ही अच्छा नंबर है। 12 वन से डिवाइड होता है, होता है। टू से डिवाइड होता है, होता है। थ्री से डिवाइड होता है, होता है। फोर से डिवाइड होता है, होता है। फाइव से डिवाइड होता है, नहीं होता। सिक्स से डिवाइड होता है, होता है। सेवन से डिवाइड होता है, नहीं। एट से, नहीं। नाइन से, नहीं। इलेवन से, नहीं। ट्वेल्व से डिवाइड होता है, होता है। टोटली कितने ही नंबर्स, कितनी संख्या से डिवाइड हुआ? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। टोटल ये सिक्स नंबर से डिवाइड हुआ। यानी दोनों ही परिस्थितियों, दोनों ही स्टेट्स में हमारे जो भी नंबर्स लिए हैं वो दो नंबर से ज्यादा नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, यानी ये हमारे कंपोजिट नंबर्स हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जो है एलसीएम और एचसीएफ। अब देखिए, सबसे पहले देखिए एलसीएम, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समाप्य वर्ग। इसकी फुल फॉर्म क्या है?
लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसकी जो डेफिनेशन है वो इसकी फुल फॉर्म में ही दी है। देखो लीस्ट माने होता है छोटा, ठीक है, एक सेकेंड, लीस्ट माने होता है छोटा, कॉमन माने होता है समान, ठीक है, मल्टीपल माने गुणज बोल दो या फिर गुणनखंड, ठीक है। अब देखो ये आपको ये समझ में नहीं आएगी, पहले मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ फिर बताते हैं। जैसे हमसे पूछा है, एलसीएम पूछा है, एलसीएम ऑफ 4 and 12, ये बताना है, यानी 4 और 12 का एलसीएम बताना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मतलब डेफिनेशन समझाने के लिए मैं एक तरीके समझा रहा हूँ। जैसे पहले यहाँ पे 4 की टेबल लिखो, ठीक है, 4 की टेबल, 4, ठीक है। अब 12 की टेबल, ठीक है। अब टेबल मैंने 10 तक के मल्टीप्लीकेशन की लिख दी है, इसके आगे भी होती है, आप लोगों को पता होगा। अब देखो इसमें हमें क्या करना है, हमें इसमें वो देखनी है जो दोनों दोनों नंबर्स की टेबल में कॉमन जो नंबर्स मिल रहे हैं हमें। देखो पहले क्या है 12, हमें 12 मिला जो दोनों की टेबल में आता है, ठीक है, 12 हो गया एक, तो हम यहाँ पे ऐसे कर देते हैं 12। अब दूसरा क्या नंबर मिला है, दूसरा मिला है 24, ठीक है, तीसरा मिला हमें 36 मिला हमें। अब जब हम इनकी टेबल को और आगे बढ़ाएंगे, जैसे हमने 4 की टेबल को और आगे बढ़ा दिया, तो हमें और भी समान संख्याएं जो कॉमन नंबर से वो मिलेंगे। अब डेफिनेशन मैंने तुम्हें क्या बताई थी, जो बताने जा रहा हूं मैं, छोटा समान गुणज, यानी पहले तो जिन संख्याओं का हमसे एलसीएम, जिन नंबर का हमसे एलसीएम पूछा जा रहा है उनमें कॉमन संख्या ढूंढ लो। तो हमें क्या मिला 12, 24 और 36, ठीक है, आगे और भी मिलेंगे। लेकिन लीस्ट माने छोटी, सबसे छोटी संख्या जो दोनों संख्याओं से कटती हो, या दोनों संख्याओं से डिविजिबल हो, या फिर दोनों संख्याओं से विभाजित हो, तो कौन सी है 12। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 12। यही तो सबसे छोटी संख्या है जो मैंने हाईलाइट की हुई है, यही तो सबसे छोटी संख्या है, तो ये हमारा एलसीएम हो गया, ठीक है। तो उसकी डेफिनेशन क्या बनी, सबसे छोटी संख्या, मैं शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ, सबसे छोटी संख्या जो दोनों संख्याओं से विभाजित या फिर डिविजिबल हो, डिविजिबल हो, ठीक है। अब ये तो एक मेथड हो गया पता करने का। तो मैं जो भी दो नंबर्स दिए हैं, तो मैं ऐसी संख्या ढूंढनी है जो उन दोनों नंबर से पूरी कटे आए, यानी उस पर शेषफल ना बचे, लेकिन सबसे छोटी हो। है तो हमारे पास 24 भी है, हमारे पास 36 भी, लेकिन 12 सबसे छोटी है। 12 से छोटी, 12 से छोटी ऐसी कोई सा नंबर है, कोई सी संख्या नहीं है जो इन दोनों से पूरी तरह डिविजिबल हो। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया 12, ठीक है। अब देखते हैं पहले एचसीएफ, फिर मैं आपको दोनों निकालने का एक बहुत ही सरल मेथड बताऊंगा, लेकिन उससे पहले दोनों की परिभाषाओं को, डेफिनेशन को समझ लो। देखो एचसीएफ, इसकी फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। फैक्टर का मतलब एक तरह से गुणा जी होता है, और इसे हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक या फिर मासा, और एलसीएम को हम लासा भी बोल देते हैं, ठीक है। तो इसको भी एग्जाम्पल समझो, इसका भी एग्जाम्पल हम सेम लेते हैं जिससे आपको क्वेश्चन अच्छे समझ आए। एचसीएफ ऑफ 4 and 12, ये हमें बताना है, ठीक है। अब इसके लिए आपको टेबल नहीं लिखना, आपको फैक्टर, यहाँ पर फैक्टर का मतलब समझना है कि जैसे मैं पूछ रहा हूँ 4, ठीक है, तो 4 के फैक्टर्स क्या होंगे। तो आपको ये बताना है कि 4 किन किन संख्याओं से पूर्णतः डिविजिबल है, यानी पूरी तरह से विभाजित होता है। तो 4 1 से विभाजित हो जाता है, ठीक है, एक संख्या ही होगी हमारी। और 4 2 से डिवाइड होता है 3 से नहीं होता है, 4 से होता है, ठीक है। तो 4 टोटल 3 संख्या से डिवाइड होता है। और अगला नंबर क्या है 12, 12 किससे डिवाइड होता है
1 से हो जाता है, 2 से हो जाता है, 3 से भी हो जाता है, 4 से होता है, होता है, 5 से होता है, नहीं होता तो छोड़ दो, 6 से होता है तो लिख दो, 7 से नहीं होता 12, 8 से भाग भाग तो नहीं होता पूरा, 9 से नहीं होता, 10 से नहीं होता, 11 से नहीं होता, और लेकिन 12 से होता है। ठीक है, हमें मिल गई। अब हमसे क्या पूछा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एलसीएम की डेफिनेशन क्या थी, सबसे छोटी संख्या जो दोनों से पूर्णतः विभाजित हो, यानी हमें दो संख्या दी गई है उनसे पूरी तरह विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या बतानी थी। एचसीएफ अलग है, हाईएस्ट मान क्या होता है, सबसे बड़ा। ठीक है, हमें बड़ा या अधिक मान लो। ठीक है, कॉमन मान है समान। अब सबसे बड़ी संख्या देनी है, तो ऐसी इसमें इसकी डेफिनेशन है कि इसमें ऐसी सबसे बड़ी संख्या बतानी है जिससे ये दोनों पूरी तरह से कट जाए, यानी पूरी तरह भाग चला जाए। अब इन दोनों की तुमने ये पहले फैक्टर लिख ली। ठीक है, ये हमारे फैक्टर्स हैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ गुणज फैक्टर्स, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं गुणज। तो इन दोनों में सबसे बड़ी कॉमन संख्या क्या आ रही, समान, जो इसमें भी फैक्टर के हो, 4 के फैक्टर में भी हो और 12 के फैक्टर में भी हो, ऐसी सबसे बड़ी कॉमन संख्या कौन सी है, तो वो है हमारी 4। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा 4। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन क्या बनती है, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या जो दोनों को विभाजित या फिर डिवाइड करे। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन हो गई। ऐसी सबसे बड़ी संख्या जो दोनों में समान हो, जिनका हमसे एचसीएफ पूछा है नंबर्स में, लेकिन सबसे बड़ी हो और दोनों नंबर्स को डिवाइड करती हो। ठीक है, ये हमारा एलसीएम और एचसीएफ हो गया। अब इसका सरल मेथड क्या निकालने का, सरल मेथड देखो, हम इन्हीं संख्या को लेते हैं। अब हमारा क्वेश्चन बनेगा, मैं यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा हूँ, एक सेकंड। अब देखिए, एक सवाल में मैंने लिया है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 4 एंड 12। इस सवाल में मैं आपको इसका इजी तरीका बताने वाला हूं, जिससे एलसीएम और एचसीएफ निकालना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम दोनों संख्याओं के फैक्टर्स करेंगे, गुणनखंड। ठीक है, 4 के और 12 के। एक सेकेंड, पहले हम करेंगे 4 के फिर 12 के। तो 2 से 4 जाएगा 2 बार और 2 से 1। ठीक है, इसी तरह से 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1। अब इनके फैक्टर्स क्या है, 4 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2। ऐसे 12 क्या है हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब देखिए, इनको हम एक बार पावर के रूप में और लिखेंगे, यानी घात के रूप में। अब देखो, अगर संख्या जो नंबर हमें दिया हुआ है वो समान है और उसका जितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है सेम नंबर का, तो उसकी पावर जो घात होती है वो उतनी होती है। अब देखिए, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई 2 बार हो रहा है, तो 2 की पावर 2 जाएगी। ठीक है, यहाँ पर 2 की पावर 2 जाएगी, क्योंकि यहाँ पर भी सेम 2 बार ही मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, लेकिन 3 का मल्टीप्लाई एक बार हो रहा है, तो 3 की पावर 1। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। यहाँ पे लिखेंगे एचसीएफ, सबसे पहले हम एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, ऑफ 4 एंड 12। अब एचसीएफ क्या है हमारा, एचसीएफ बोलेंगे जो संख्या हमें दोनों के फैक्टर्स में कौन मिली है। एक तो हमें 2 मिल गया और एक और 2 मिल गया। अब 3 यहाँ पर नीचे 12 के फैक्टर्स में तो है गुणनखंड में, लेकिन 4 के में नहीं है, तो यहाँ पर हमारे क्या मिले, 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4। तो हमारा एचसीएफ क्या आ गया, 4। अब एचसीएफ तो निकाल लिया, अब एलसीएम निकालने का तरीका देखो। एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम 4 एंड 12 इक्वल्स टू। अब एलसीएम के लिए क्या करना है, जितनी तुम्हें अलग अलग तरीके की संख्या, अलग अलग तरह की संख्या है, जो नंबर्स दिख रहे हैं सबको पहले लिख लो। तो यहाँ पर कितना है, 2 और 2 3, ये 2 ही तरह के नंबर्स हैं और कोई तो संख्या है नहीं है। यहाँ पर देखो, अब तुम्हें एलसीएम निकालने के लिए यहाँ पर घात वाले सेक्शन में देखना है, पावर वाले में। ठीक है, इधर देखना है अब तुम्हें। अब तुमने पहले अलग अलग तरीके के नंबर लिख लिए, अब उस नंबर की सबसे बड़ी पावर, सबसे बड़ी घात कितनी है उसको लिख लेना है।
देखो 2 की घात तो 2 ही है सबसे बड़ी, इससे बड़ी 2 की घात नहीं है। अगर 2 की घात 1 होती तो नहीं लिखते, अगर क्योंकि उससे बड़ी घात हमारे पास पहले से ही है। अब 3 तो एक ही वाला लिखा हुआ है, तो 3 की घात तो 1 ही रहेगी, ठीक है। अब 2 का वर्ग निकालेंगे, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 की घात 1 है, नहीं 3 ही रहेंगे, 4 तिया 12 12। तो HCF क्या है हमारा 4 और LCM हमारा आया 12। तो ये इजी मेथड है निकालने का, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं एक और इंपॉर्टेंट चीज जो है LCM और HCF में रिलेशन। अब देखो LCM और HCF के रिलेशन का एक फॉर्मूला है, ठीक है। पहले मैं हिंदी में लिखता हूं फिर इंग्लिश में लिखेंगे। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा, ठीक है। अब इंग्लिश में लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इक्वल्स टू LCM ऑफ ए एंड बी मल्टीप्लाई HCF ऑफ ए एंड बी, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है। अब इस फॉर्मूले के मतलब क्या है, देखो जैसे हमें कोई क्वेश्चन दिया है, एक एग्जांपल लेता हूं मैं, एग्जांपल से ठीक समझ आएगा कि यदि पहली संख्या, हम सेम एग्जांपल लेंगे जिससे हमें आसानी से समझ में आ जाए। 4 व दूसरी संख्या 12 है और उनका मासा 4 है, तो लासा ज्ञात कीजिए, ठीक है। ज्ञात करो, ठीक है। इफ द फर्स्ट number is 4 and the second is 12 and the HCF of them is 4, find the LCM, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन दिया होगा, हमें पहली संख्या दी है, दूसरी संख्या दी है और उन दोनों संख्याओं का हमें HCF यानी मासा दिया हुआ है, और हमसे क्या पूछा है, लासा। तो हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे, ठीक है। अब फॉर्मूला कैसे लगेगा, देखो हमारा फॉर्मूला क्या था, हम यहाँ पे लिखते हैं सीधे ए इंटू बी। हम फॉर्मूले को शॉर्ट लिखते हैं, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है। पहली संख्या को हम ए मान लेंगे, दूसरी संख्या को बी, ठीक है। बराबर LCM ऑफ ए एंड बी, जो हमें दो संख्या होगा उनका LCM गुणा उन्हीं दोनों संख्याओं का HCF यानी मासा। अब हमें ये देखना है हमें कौन कौन सी वैल्यू दी हुई है। देखो पहली संख्या दी है, दूसरी संख्या दी है, यानी ए का मान क्या दिया है 4 और बी का मान दिया है 12 12, ठीक है। और हमें HCF का मान दिया है, ठीक है। HCF हमें कितना दिया है 4, ये भी 4 है और एक संख्या भी 4 है। हमसे क्या पूछा है, LCM पूछा है। तो देखो जब LCM निकालेंगे तो पहले इन तीनों वैल्यू को रखो जो हमें दी हुई है, ए की जगह 4 गुणा बी की जगह 12 बराबर LCM के LCM लिख रहे हैं, तो LCM ऑफ ए एंड बी मल्टीप्लाई HCF कितना दिया हमें 4, हमने तीनों वैल्यू पुट कर दी। अब हमें जिस संख्या का मान निकालना है उसको बराबर के एक तरफ अकेला रखकर उसके साथ की जो संख्या होगी उसको इस तरफ ले आएंगे। जैसे यहाँ पर ये LCM हमसे पूछा है तो इसके साथ गुणा में 4 है, तो उसको हमें बराबर के इस तरफ लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे LCM ए एंड बी बराबर 4 गुणा 12 तो पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई में 4 है, जब इसको बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो उसका चिन्ह बदल जाएगा। जो संख्या गुणा में होती है, मल्टीप्लीकेशन में होती है, उधर जाते हैं भाग में जाती है, यानी डिवाइड में।
और जब संख्या डिवाइड में आती है तो डिनोमिनेटर यानी हर में लिखते हैं 4। ठीक है, तो ये वाली संख्या इधर आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे 4 से 4 कट जाएंगे, कितना रह गया 12, तो हमारा एलसीएम क्या निकल गया है 12। ठीक है, अब ये सवाल ऐसे भी आ सकता है कि यदि किन्हीं दो संख्याओं का लासा 12 है, ध्यान से सुनिएगा, ये सवाल ऐसे भी आ सकता है, यदि किन्हीं दो संख्याओं का लासा 12 है और उनका मासा 4 है और उनकी एक संख्या भी 4 है, तो उनकी दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ये सवाल ऐसे ही आ सकता है। ठीक है, इफ द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 12 एंड द एचसीएफ इज 4 एंड द फर्स्ट नंबर इज 4 देन फाइंड द सेकंड नंबर। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। अब हमने आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना भी सिखा दिया, उनके बीच के रिलेशन भी सिखा दिया। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही कम पूछा जाता है लेकिन मैं फिर भी समझा रहा हूं क्योंकि कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। फैक्टर ट्री मेथड यानी ट्री फैक्टराइजेशन मेथड, वृक्ष गुणनखंड विधि, ये बहुत ही सिंपल है। इसके लिए भी हम यही लेते हैं 4 और 12। ठीक है, तो इसमें चार, इसमें दो संख्या नहीं होती, इसमें किसी एक संख्या का गुणनखंड करना होता है और उसे वृक्ष गुणनखंड विधि द्वारा करना होता है। तो सबसे पहले एक नंबर लेते हैं हम 12। ठीक है, 12 ही लेके चलते हैं क्योंकि एक ही हम सवाल लेके चल रहे हैं तो आसानी समझ जाएगा। जब हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे या फिर गुणनखंड करेंगे सिंपल तरीके से, तो हम ऐसे ही करेंगे, 12 से 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1। ठीक है, अब वृक्ष गुणनखंड विधि ट्री फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, जो हमें संख्या दी है जिसका हमें फैक्टर्स निकालने हैं उसको लिखेंगे इसमें टॉप बॉक्स में। ठीक है, ये बॉक्स आपको बनाने पड़ेंगे। फिर अब इस संख्या को हम किससे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे एरो लगा लेना आपको, इस संख्या को हमने डिवाइड किया 2 से, देखो 2 से डिवाइड किया हमने, देखते रहना मैं कैसे क्या कर रहा हूँ, 2 से डिवाइड किया। अब डिवाइड करने के बाद कितना है 6, तो 6 को लिखेंगे हम दूसरे बॉक्स में। ठीक है, 6। अब हमने 6 में डिवाइड किया था कितने से, 2 से, 2 से तो किया था, कितनी बार गया था 3 बार। ठीक है, चाहे तो आप इतना छोड़ सकते हैं लेकिन अगर आपको जैसे हमने एक और किया 3 से, ठीक है, तो 3 से हम यहाँ पर 2 बॉक्स और बनाएंगे। ठीक है, 3 में मल्टीप्लाई किया था हमने 3 से, जिस संख्या से हम डिवाइड करते हैं उसको इस तरफ और जितना हमारा आंसर आता है वो इस तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है 1। तो ये हमारा ट्री फैक्टराइजेशन मेथड है, करना वही है लेकिन तुम्हें दूसरे तरीके से लिखना है। ठीक है, ऐसे सवाल होता है ये वाला। तो ये बहुत ही छोटा सा तरीका, अगर बाई चांस आता है पेपर में तो आपको ऐसे ही सॉल्व कर देना है। अब मैंने आपको इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए, अब उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन देने वाला हूं क्योंकि हम इसके आगे आने वाली वीडियो में एक्सरसाइज कराएंगे, लेकिन अभी एग्जाम्पल को समझा देता हूं जो अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एक्सप्रेस 144 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स यूजिंग द फैक्टर ट्री मेथड, वृक्ष गुणनखंड विधि का उपयोग करके 144 को इसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। अब क्वेश्चन ऐसे करना होता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएगा, यानी वही जो मैंने अभी आपको लास्ट टॉपिक समझाया था वही है ये। तो सबसे पहले तरीका वही, आपको समझाने के लिए पहले हम सिंपल जो फैक्टराइजेशन करते हैं वैसे करेंगे, हमें 144 की करनी है। ठीक है, तो 144 पहले 2 से आएगा। ठीक है, तो 2 से 2 7 जा और 2 2 जा, अब 2 से फिर करेंगे तो 36, 2 3 जा 6, 1 और 2 12, 2 6 जा 12, फिर 2 से आएगा ये 2 1 जा 2, 1 6 16, 2 8 जा 16। ठीक है, फिर 2 से आएगा 9 बार। ठीक है, और इसके आगे 9 को तो हम 3 से करेंगे 3 बार। ठीक है, और 3 को 3 से 1 बार। अब इसी को हमें ट्री फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे करना है, पहले हम एक बॉक्स बनाएंगे, थोड़ा ऊपर बना लेते हैं, 144 हमने इसमें कितने से डिवाइड किया था 2 से, तो एक बॉक्स हो गया 2 का, कितना आंसर आया था हमारा 72। अब इसको भी हमने 2 से डिवाइड किया था, आंसर कितना आया था 36। ठीक है, इसको भी हमने 2 से किया था, आंसर कितना आया था हमारा 18। अब 18 को हमने किया था 2 से, 2 से किया था, कितना आंसर आया था हमारा 9। ठीक है, अब 9 को करेंगे, वो 9 को 3 से कितनी बार गया था 3 बार, और 3 को 3 से करेंगे जाएगा 1 बार। ठीक है, हमने इतना कर लिया पहले। अब यहाँ पे करना है गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो जो संख्या हमारी इस तरफ आई थी इस लाइन में, वही हमारे मल्टीपल्स हैं, यही हमारे गुणनखंड है फैक्टर। ठीक है, तो हमें लिखने कैसे हैं,
144 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे आपको इस विधि का उपयोग करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 24 एंड 60 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग करके 24 और 60 का HCF ज्ञात कीजिए। यही वही इजी वाला तरीका है जो मैंने आपको समझाया था। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले हम दोनों के फैक्टर्स करेंगे, किसके, 24 के और इस तरफ करते हैं 24 और 60 के। ठीक है, 24 में 2 से आएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से आएगा 6 बार, फिर 2 से आएगा 3 बार, और 3 से 1 टाइम्स। ठीक है, इधर करेंगे 2 से 2 3 जा 6, 0 का 0 उतार देंगे, फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। ठीक है, अब 3 से 5 बार, 5 से 1 बार, इनके फैक्टर्स हो गए। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 24 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, इनको पावर्स के रूप में भी लिखना है जिससे आपको आसानी पड़े। तो यो 2 का गुणा कितनी बार हो रहा है, 3 बार, तो 2 की घात कितनी हो जाएगी, 3। लेकिन 3 का गुणा एक ही बार हो रहा है तो 1 हो गया। ठीक है, ऐसे ही 60 के लिखो फैक्टर्स, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब यहाँ पर 2 का गुणा कितनी बार हो रहा है, 2 बार, तो 2 की घात 2, 3 की घात 1 ही है और 5 की घात भी 1 ही है क्योंकि इनका एक बार मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है, HCF। यहाँ पे लिखेंगे HCF ऑफ 24 एंड 60। कितना है हमारा HCF। अब देखो यहाँ पर हमें कॉमन नंबर से लेने हैं। ठीक है, देखो एक तो हमें ये कॉमन मिल गया 2, एक ये 2 मिल गया कॉमन, और एक ये 3 कॉमन। ठीक है, बस यही हमें कॉमन मिला है जो दोनों में समान है। जो समान है उनको ही लिखना है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तुम्हारा कितना आ गया, 2 2 जा 4 3 जा 12। तुम्हारा HCF निकल के आ गया 12। अब हमें निकालना है LCM। यहाँ पर लिखेंगे LCM ऑफ 24 एंड 60। ठीक है, इक्वल्स टू, अब सबसे पहले जितनी अलग अलग तरह की नंबर संख्या हमें दी हुई हैं इनके फैक्टर करके जो आई हैं उन सबको लिख लो। देखो 2 है, 3 है और 5 है, ये 3 तरह की संख्या है। अब इनकी सबसे बड़ी पावर जैसे मैंने बताया वही ले लेनी है, यानी घात। तो 2 की सबसे ज्यादा घात कितनी, देखो 2 की सबसे ज्यादा घात यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, तो सबसे ज्यादा घात होगी 3। 3 की सबसे ज्यादा घात 1 ही है और 5 की सबसे ज्यादा घात 1 ही है। तो 2 का क्यूब घन निकालेंगे तो 8 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, 8 3 24 पंजे 120। तो हमारा LCM क्या आ गया, 120। ठीक है, ये हमारे दोनों आंसर हो गए। पहला आंसर 12 जो कि HCF है, दूसरा आंसर 120 जो कि हमारा LCM है। ऐसे आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 12। दो संख्याओं का मासा कितना दिया है, 12, एंड देयर LCM और उनका लासा इज 120, कितना है, 120। इफ वन नंबर इज 24 फाइंड द अदर नंबर। अगर एक संख्या 24 है तो अगली संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए जब मैंने आपको LCM और HCF में रिलेशन बताया था तब मैंने बताया था क्वेश्चन इसी तरह से आ सकता है, और ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम वो चीज लिखेंगे जो हमें दी हुई है। ठीक है, HCF दिया हुआ है। ठीक है, HCF क्या दिया हुआ है हमें, 12। ठीक है, LCM क्या दिया हुआ है हमें, 120। ठीक है, और फर्स्ट नंबर दिया हुआ है तो हम उसको A मान लेंगे अकॉर्डिंग टू अवर फॉर्मूला। ठीक है, हमें क्या दिया है, 24। हमसे B का मान यानी दूसरी संख्या पूछिए, सेकंड नंबर। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारा, A इंटू बी। ठीक है, इक्वल्स टू HCF इंटू LCM। आगे पीछे मल्टीप्लाई में कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, LCM। अब A का मान क्या है, 24, B का मान हमें निकालना है। ठीक है, और HCF कितना दिया है, 12, और LCM दिया है 120। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, जिस संख्या का, जिस चीज का, जिस प्रोडक्ट का हमें मान निकालना होता है उसको छोड़कर उसके साथ जो भी संख्या होती है बराबर के दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो देखो B के साथ मल्टीप्लीकेशन में 24 है
तो उस तरफ लाएंगे तो डिवाइड में जाएंगे, भाग में, गुणा में है तो भाग में जाएंगे, यानी डिनोमिनेटर यानी अंश में, हर में लिखेंगे, सॉरी हर में लिखेंगे बट्टे में। तो इधर रह जाएगा b इक्वल्स टू 12 इंटू 120 पहले से ही हमारे पास, तो ये 24 जाएंगे नीचे। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब देखो 12 से 24 गए 2 बार, 12 टू द 24, और 2 से 120 गए 2 6 द 12 और 0, तो b का मान क्या आ गया 60, यही हमारा आंसर। ठीक है, तो हमारा b का मान क्या निकल के आया 60। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। अब देखिए इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा ट्रिकी लग सकता है आपको, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं तो जहां तक आपकी समझ में आ जाएगा। इफ द HCF ऑफ टू नंबर्स इज वन को प्राइम नंबर, ठीक है, सहवाज संख्या, एंड देयर प्रोडक्ट इज 300, देन फाइंड देयर LCM विदाउट कैलकुलेटिंग द फैक्टर्स। ठीक है, यदि दो संख्याओं का HCF एक सहवाज संख्या है और उनका गुणनफल 300 है, तो उनके गुणनखंडों की गणना कीजिए बिना उनका LCM ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अब आपको एक क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, सबसे पहले मैं बताऊं, यहाँ पर इसकी सहअभाज्य संख्या लिखने से, को प्राइम नंबर से, चाहे ये क्वेश्चन में लिखा हो चाहे ना लिखा हो, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो पहले तो इसको इग्नोर करना। ठीक है, अब हम सवाल देखो, ध्यान समझो, हमें HCF क्या दिया है, जो हमें वैल्यू दी हुई है, हम सबसे पहले उन वैल्यू को लिखेंगे। तो हमें HCF का मान दिया हुआ है 1, तो हम लिखेंगे HCF इक्वल्स टू 1, और जो दो संख्या उनका गुणनफल दिया है, यानी a इंटू बी का मान, जब हम दोनों संख्या गुणा करेंगे तो उन दोनों को ऐसे लिखेंगे, इनका मान दिया है 300। ठीक है, और हमसे LCM पूछा है, तो हम इसमें जो LCM और HCF के रिलेशन वाला फॉर्मूला है उसका यूज करेंगे। तो हम फॉर्मूला लिखते हैं, मैंने फॉर्मूला आपको कैसे लिखवाया शॉर्ट तरीके से, a इंटू बी इक्वल्स टू HCF इंटू LCM। तो देखो आपको इसकी वैल्यू दी हुई है, लेकिन थोड़ा घुमा के दे दिया सवाल, जिससे आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाए। HCF की वैल्यू दी हुई है, आपको कंफ्यूज करने के लिए लिख दिया, जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं सवाल में, और LCM का मान पूछा है, तो पहले तो जो वैल्यू है वो उन्हें पुट करना है। a इंटू बी का मान क्या दिया 300, ठीक है, बराबर HCF 1 है, LCM का मान निकालना है हमें। ठीक है, तो देखो 1 है, इसको इस तरफ लाएंगे डिवाइड में जाएगा, तो LCM इक्वल्स टू 300 अपॉन 1, 1 से डिवाइड करेंगे तो 300 ही आएगा, तो LCM का मान क्या आ गया 300, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन था, लेकिन उन्होंने ऐसे लिखा था कि बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो प्लीज मुझे कमेंट में बताएं, अगर आपको वीडियो में कोई दिक्कत या कमी लग रही है तो आप वो भी मुझे कमेंट में बताएं, अगली वीडियो में सुधार करूंगा मैं उसमें। और आपके क्वेश्चन अच्छे समझ में आए, कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आया, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी मिशन 95 प्लस मार्क्स वाली जर्नी में हमारे साथ जुड़ें। और इस जो मैंने अभी आपको चैप्टर के कॉन्सेप्ट समझाए हैं, इसके नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। ठीक है, उस पर आपको कुछ PYQ के क्वेश्चन वगैरह भी मिलेंगे। ठीक है, और आज की वीडियो मस्त बनाई, धन्यवाद।